मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। जो बच्चे सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स वाले पेपर नंबर 4 में एकदम धाकड़ लेवल की वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर में। छोटी वीडियो है, स्टूडेंट्स की पुरजोर डिमांड पे ये वीडियो बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं चैप्टर वाइज वो देखते जा रहे हैं यार, बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट के नाम आ रहे हैं, उनके साथ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अटैच है। क्या उनको याद करना है या नहीं करना? भाई याद करना है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन। याद कैसे करना है? ये तो बहुत सारे नाम इकट्ठे हो गए, वो मैं बताऊंगा ना आज के वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना जरूरी है। इस छोटी सी वीडियो में आप 3 से 4 नंबर अपने कमा सकते हो बहुत आसानी से। तो पहले तो शुरुआत में मैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट के नाम आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है या उनके द्वारा क्या चीज यहां पर प्रोपाउंड की गई है, मतलब बताई गई है, स्टेट की गई है या इजाद की गई है, ऐसा तुम मान सकते हो। इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस भी होगा कि हां भाई एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिल गए हैं, फिल्टर होके, वो भी फिर मिक्स करके बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नाम एक बार बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा फिल्टर करके मैं चैप्टर वाइज। और आप बोलोगे सर ये इतना सारा हमें लिखा वो मिलेगा कहां पर? भैया ये लिखा वो मिलेगा आपको सीए वाला के टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 4 में नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट एंड देयर कोटेशंस। क्या क्या कोटेशंस, क्या क्या लाइन या कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया गया। सबसे पहले तो आपको बात बताऊं, देखो 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस एक बुक लिखी गई एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उस टाइम वो कहते थे कि इकोनॉमिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाएगा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था। फिर 90th सेंचुरी के बाद इस सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स बोलने लगे, और तुम्हारा सब्जेक्ट तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ये किसने दिया? ये जॉयल डीन नाम के इकोनॉमिस्ट ने 1951 में बोला कि इकोनॉमिक्स के जो एनालिसिस हैं वो हम बिजनेस में यूज करते हैं, और बिजनेस में यूज करने को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल देंगे। तो ये तो बेसिक बात है। अब आपको बेसिक बात से शुरुआत करनी है, तो मैं यहां पर आपको सामने बताऊंगा भी कि कॉन्सेप्ट किसने दिया और लाइन क्या थी, कॉन्सेप्ट क्या था, वो भी बताऊंगा। तो क्लियर करते हुए चलते हैं। लिखा हुआ है देखो, टिल 90th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी तक। सन 1800 के बाद 19वीं सदी स्टार्ट हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था। तो लिखा भी है इकोनॉमिक्स वाज रिगार्डेड एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। लैंग्वेज थोड़ी टफ हो सकती है क्योंकि इस लैंग्वेज को हम आसान नहीं कर सकते, ये तो उन्होंने दी हुई थी, जैसी उन्होंने बोली वैसी लिख दी है। अब आप कहोगे सर याद कैसे करना है, इसलिए एंड तक देखना है, समझे। और यार जो आप प्यार देते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपने बोला पिछली वीडियो की, इसलिए ये वाली वीडियो आ रही है। फिर भी आपका कोई मन पसंदीदा टॉपिक हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन मैं भी आपको सलाह में बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स बताऊंगा 2-3। आप बताना कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं टॉपिक भी वो बताऊंगा जो बच्चों को लगते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल और पेपर में आने के चांस भी होते हैं, बीच में बताऊंगा, ठीक है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर अबाउट कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। शॉर्ट में इसको वेल्थ ऑफ अ नेशन बोलते हैं, सिंपल सी बात। फिर 1931 में लाइनल रॉबिन्स ने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कि इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस, क्या नेचर है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर बता रखा है। लेकिन बच्चे पूछेंगे सर ये ईयर भी याद रखने जरूरी है क्या? भैया ईयर भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखने जरूरी है। जॉयल डीन ने 1951 में बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इनके द्वारा बताया गया। क्या बोलते थे ये कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज इकोनॉमिक्स एनालिसिस टू फॉर्मुलेट बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए हम इकोनॉमिक्स के एनालिसिस यूज करते हैं। ये बात इन्होंने बोली। अगली स्लाइड पे आते हैं भाई, थोड़ा क्रिएटिव होके पढ़ना इस चीज को, समझ लो, क्योंकि अब तुम मान लो ये नोट्स है ना जो पीडीएफ के, वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएंगे, तो वो तुम्हारे पास रखे रहेंगे, किसी काम के नहीं है। एक बार जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे ना तब तक किसी काम के नहीं माने जाएंगे। चलो जी, फिर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों ये सोशलिज्म के सपोर्टर थे। सोशलिज्म, सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है ना जहां पर गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जैसे कि रशिया, चेकोस्लोवाकिया, इन देशों में चलती है। कैपिटलिज्म के सपोर्टर दोनों बंदे एडम स्मिथ और जेबी से। इनकी एक भसोड़ी है भाई, देखना गूगल करते हैं ना तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ये डेफिनेशन किसने दी? कहीं लिखा होता है एडम स्मिथ ने, कहीं लिखा होता है जेबीसी ने। दोनों सपोर्टर थे कैपिटलिज्म के।
वेल्थ के सुपोर्टर थे एक तरीके से मान के चलो, लेकिन जब भी वेल्थ वाली डेफिनेशन की बात आएगी किसने दी, आप जेबीसी को सही मत करना, आप सही करना एडम स्मिथ को। तो जहां पर कंफ्यूजन है वो भी मैं हैंड टू हैंड क्लियर करते हुए चलूंगा बाबू, ठीक है। 1848 में 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो होते हैं, कम्युनिज्म को जो सपोर्ट करते थे वो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो पब्लिश करवाया 1848 में। बस एक लाइन है इसलिए यहां पर है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। थॉस्टिन वेबलेन है जिन्होंने वेबलेन गुड्स का कॉन्सेप्ट दिया, वेबलेन इफेक्ट दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेबलेन कर लो, कहानी खत्म। फिर अल्फ्रेड मार्शल ने तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं, ये मैं फिल्टर करके ही बताऊंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा मिक्स करके बता दूं। लॉ ऑफ डिमांड इन्हीं के द्वारा दिया गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्हीं के द्वारा दी गई, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट इन्हीं के द्वारा दिया गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी इनका योगदान था, लेकिन आगे बताता हूं। देखो जी, सर रॉबर्ट गिफिन गुड्स का या गिफिन गुड पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। ऑलिव हेल्मर ने डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक आता है आपका चैप्टर नंबर 2 के अंदर, उसमें डेल्फी मेथड की एक टेक्निक थी, डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक में यूज होती है, इन्होंने दी थी, ठीक है। जे.आर. हिक्स ने बताया कि डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे बहुत सारे कारण है ना, उसमें से 2 कारण इन्होंने बताए, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट, 2 रीजन बताए। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ दीज 2, बहुत सारे रीजन होते हैं, उनमें से 2 इन्होंने बताया। फिर बेंथम जी बोलते थे, जेरेमी बेंथम, यूटिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कमोडिटी, कमोडिटी की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई कैसे मेजर होती है, लेकिन यूटिलिटी भी उसकी एक प्रॉपर्टी है, ये इन्होंने बोला। अल्फ्रेड मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट भी दिया, तो काम तो आसान ही है आपके लिए, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जेम्स बेट्स और जे.आर. पार्किंसन की स्टेटमेंट एग्जाम में पहले आई हुई है, ये प्रोडक्शन की डेफिनेशन देते थे, कहते थे प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिसमें हम रिसोर्सेज को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, तो रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोडक्शन की डेफिनेशन है। फिर प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटी मतलब भविष्य में क्या होना है क्या नहीं होना कुछ पता नहीं है, इस चीज का रिस्क हम झेलते हैं और कोई बिजनेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। ये कॉन्सेप्ट फ्रैंक नाइट ने दिया, कि यहां पर साइलेंट है, फ्रैंक नाइट ऐसे पढ़ते हैं। शुम्पीटर मुझे बहुत पसंद है, जहां जहां इनोवेशन लिखा है वहां वहां तुम शुम्पीटर को टिक कर देना, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लाइन पढ़ लो। ये बोलते थे कि इनोवेशन एक एंटरप्रेन्योर का ट्रू फंक्शन है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जी। जॉन मानयार्ड कीन्स वैसे तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स में, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 यानी बिजनेस साइकिल में ये बोलते थे कि देश के अंदर इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो मतलब गिरावट होती है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट में जो गिरावट होती है उसके पीछे का कारण देश के लोगों का खर्चा होता है। तो लिखा है लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब देश के लोगों ने अगर कम खर्चा किया है तो देश में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो जाएगी, ये केन्स के द्वारा दिया गया। और हॉटरे ने बोला कि ट्रेड साइकिल प्रॉपरली मॉनेटरी फिनोमिनन है, किसने बोला? हॉटरे ने, ये बात ध्यान रखना। फिर शुम्पीटर फिर आ गए, जहां जहां इनोवेशन वहां वहां शुम्पीटर। ट्रेड साइकिल इज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशन, ट्रेड साइकिल मतलब बिजनेस साइकिल। एसी पीगू, पीगू एसी में रहते थे पीगू बोलो इनको, सिर्फ पूरा नाम याद करने की जरूरत मत करना, मतलब फालतू में ही पीगू पीगू लिखा आएगा। इनका मेन कॉन्सेप्ट था, ये बोलते कि बिजनेस साइकिल जो ट्रेड साइकिल है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो लोगों के मूड के हिसाब से आते हैं। यानी इकोनॉमी में अगर लोग पेसिमिस्ट है, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, तो बिजनेस एक्टिविटीज डाउन हो जाएंगी। अगर ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिस्टिक है लोग, आशावादी है, होपफुल है, मतलब होप है उनके अंदर, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। तो जहां जहां ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म की बात हो वहां वहां पीगू की बात कर लेना। आगे चलते हैं जी। निकोलस काल्डोर, पूरा नाम है वैसे तो काल्डोर ही बोल दो, इन्होंने कॉबवेब थ्योरी दी थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ो। पीगू का एक और कॉन्सेप्ट, इन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ एक्सचेंज का मतलब बताया कि एक्सचेंज, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? जब तुम कोई कमोडिटी खरीदते हो ना तो उसके ऊपर तुम्हारी ऑनरशिप हो जाती है, यानी कमांड हो जाती है, बस यही है वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब लेना देना, तुमने कुछ लेकर कुछ दिया ना, है ना, दिया तो तुम्हें क्या मिला? एक कमोडिटी के ऊपर कमांड मिली आपको। तो ये बोलते थे वैल्यू इन एक्सचेंज मीन कमांड ओवर अ कमोडिटी इन जनरल, बेसिकली ऐसा बोला। पीगू ने ये बात भी बोली, पीगू बहुत बोलते थे, ठीक है। साइरेट एंड मार्च, मार्च का कोई महीना नहीं है, बंदे का नाम है। ये कहते हैं कंपनी के बहुत सारे गोल होते हैं, बहुत सारे मोटिव होते हैं, प्रॉफिट भी होता है ना, प्रॉफिट के अलावा 4 गोल्स और होते हैं, इन्होंने बोली। कौन कौन से? प्रोडक्ट, सेल्स, इन्वेंट्री और मार्केट, ये 4 गोल्स और हैं अदर देन प्रॉफिट।
सैमुअल्सन ने प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन दी। प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअली अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग बनाए थे। तो एक सैमुअल्सन का प्रोडक्शन फंक्शन था, ये कहते थे गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और गिवन इनपुट्स, गिवन मतलब कांस्टेंट इनपुट और कांस्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम आउटपुट को मैक्सिमम कर सकते हैं। बेसिक बात है, ठीक है ना। प्रोडक्शन फंक्शन एज मैक्सिमम आउटपुट इन्होंने दिया। फिर पॉल एच डगलस और CW कॉब, कॉब अलग से डगलस अलग से, दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया इन्होंने, प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इनके द्वारा दिया गया और इसको चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप बोलोगे सर अलग अलग चैप्टर में अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, आपने मिक्स करके बता दिए। अब वो फिल्टर करके बताऊं, अभी तो देखो तमाशा, अभी तो शुरू हुआ है। ये चैप्टर नंबर 1 की कहानी फिल्टर करके बताना शुरू कर दिया। अब मैंने चश्मा पहन लूं जरा, अब करंट आएगा थोड़ा सा। देखो जी, अब इकोनॉमिस्ट का नाम और उसने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए चैप्टर के हिसाब से देख लो। अभी तक जो थे ना पीछे, तुम उसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन इनको ध्यान में रखना क्योंकि अब फिल्टर करके कॉन्सेप्ट आ रहे हैं और ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एडम स्मिथ का कंट्रीब्यूशन क्या था भैया? इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद वेल्थ, या इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इन्होंने बोला। इन्होंने किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका पूरा नाम ये है, 1776 में लिखी, कहानी खत्म, लाइन लिखी हुई ऊपर पढ़ लेना। अल्फ्रेड मार्शल का क्या कंट्रीब्यूशन था? 4 योगदान थे इनके। इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, लॉ ऑफ डिमांड दिया, टाइम एलिमेंट नाम का कॉन्सेप्ट दिया, 5वां भी देख लो एक और है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय अल्फ्रेड मार्शल, इतनी बात ध्यान रखना। लेकिन ये लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बाबू ये किसने दिया? अब गूगल करोगे ना तो आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक इकोनॉमिस्ट है हरमन गोसेन, हरमन गोसेन ने 2 लॉ दिए। इनका फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, दूसरा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब भी आए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया, तो आप हरमन गोसेन को ट्रू करोगे ऑप्शन में, चाहे मार्शल भी लिखा हो। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ डिमांड का रीजन बनाया अल्फ्रेड मार्शल ने, इसलिए यहां पर लाइन लिखी हुई है ये। यूटिलिटी थ्योरी, पूरा यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। यूटिलिटी एनालिसिस ही अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। ये कहते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, देखो इन्होंने बोला कि कंजम्पशन बढ़ाने से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, बात सॉर्टेड है। इन्होंने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, इस वजह से कंज्यूमर नई यूनिट को पाने के लिए कम पैसे देने के लिए तैयार होता है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ डिमांड का रीजन इन्होंने बनाया। तो यहां पर रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट कर देता हूं मैं, है ना, ऐसे लिखकर। लेकिन ये लॉ दिया ही गया था इनके द्वारा, ठीक है। कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा है, तुम्हारी सारी गड़बड़ी यानी तुम्हारी सारी कंफ्यूजन को मैं क्लियर कट यहां पर क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं। प्लीज आगे बढ़ते हैं जी। चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। अल्फ्रेड मार्शल के वो कॉन्सेप्ट दोबारा लिखे हुए हैं, 4 की जगह और भी थे। एसी पीगू, पीगू ने क्या बोला? पीगू बोलते थे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, या मेजरिंग रोड उसको बोल लो, मनी मेजरमेंट का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसके द्वारा दिया गया। इनके द्वारा पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म बिजनेस साइकिल के अंदर दिए गए कॉन्सेप्ट बिजनेस एक्टिविटीज में, जो चैप्टर नंबर 5 में दिखाए गए हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स की 4 डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वेल्थ वाली डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी, वेलफेयर वाली डेफिनेशन मार्शल जी ने दी, 2 डेफिनेशन और है, एक ग्रोथ वाली डेफिनेशन, एक स्केयरसिटी वाली। स्केयरसिटी और ग्रोथ, वैसे तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन है, बस ये आपको पता होनी चाहिए। स्केयरसिटी वाली डेफिनेशन लायनल रॉबिन्स ने दी और पॉल सैमुअल्सन ने ग्रोथ वाली डेफिनेशन दी। बस इतना ध्यान रख लेना, यही आ सकता है कि ग्रोथ वाली डेफिनेशन किसने दी। 4 ऑप्शन होंगे इकोनॉमिस्ट के, आपका काम हो जाएगा भैया। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अगला जी, यही दोबारा रिपीट किया हुआ है, 2 लाइनें रिपीट हो गई। जॉयल डीन ने क्या किया? इन्होंने इकोनॉमिक्स एनालिसिस को बिजनेस डिसीजन के अंदर यूज करना बताया और इसी सब्जेक्ट को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इन्होंने डेफिनेशन दी। आगे प्रोफेसर बोल्डिंग की कहावत क्या थी? ये बोलते थे स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर हाउस होल्ड या फिर इंडिविजुअल प्राइस, वेज, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कॉमोडिटीज, इन सब की स्टडी प्रोफेसर बोल्डिंग के द्वारा दी गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर मैककॉनेल ये बोलते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन द फॉरेस्ट नॉट द ट्रीज। बहुत अच्छी लाइन बोली इन्होंने। ये बोलते थे पूरे जंगल को एग्जामिन करने वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, पेड़ों को नहीं। हर एक पेड़ की एग्जामिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, पूरा जंगल मैक्रो हो गया। देखा अपने कहावतों में। तो लार्ज एग्रीगेट्स की बात करते थे, टोटलिटी की। बहुत अच्छी लाइन है, इसको ध्यान जरूर रखना, कहावत। अगला, पहला ही चैप्टर चल रहा है, जॉयल डीन, ये वाली
पूरी रिपीट हो गई है, दिस इज रिपीटेड, कोई बात नहीं, आपके लिए काम कर देता हूं मैं। चलो जी, इसको मैं हटा दूंगा, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इसमें हिक्स एंड एलन के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखो हिक्स के द्वारा एक कॉन्सेप्ट और दिया गया था जेआरएक्स में, अगर आपने पहले देखा हो तो। जेआरएक्स बोलते थे कि लॉ ऑफ डिमांड के 2 रीजन हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। आप देख चुके हो पहले, हाँ मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है उस चीज के अंदर। खैर मैं बता भी देता हूं आपको कि कहां देखे थे आपने, ताकि आपका काम आसान हो जाए। देखो यहां मैंने बताया था, है ना, ठीक है, यहां बताया था, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ जाओ। चलो जी, हाँ जी आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट भी बोल दो, और इंडिफरेंस कर्व का पूरा एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल, कार्डिनल दी गई थी मार्शल के द्वारा, ऑर्डिनल दी गई हिक्स एंड एलन के द्वारा। जेम्स डोसेनबेरी ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देते थे, बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। वेबलन का इफेक्ट था, वेबलन इफेक्ट और कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन मतलब लग्जरी कंजम्पशन, आप इसको मान के चलो। गिफन गुड्स वाज गिवन बाय गिफन, हेल्मर ने दी डेल्फी टेक्निक डिमांड फोरकास्टिंग में। अब फिल्टर करके पढ़ रहे हो तो आपको पता लग रहा है। दिस इज चैप्टर नंबर 3। जल्दी जल्दी चल रहे हैं अब, क्योंकि आपका काम लगभग हो चुका है, फिर याद करने वाली बात करते हैं। देखो जी, जेम्स बेट्स और जेआर पार्किंसन की लाइन बहुत बार पेपर में आई है। प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन दी थी इन्होंने, मैंने पहले बता दिया आपको। रिकार्डो के द्वारा डेफिनेशन ऑफ लैंड दी गई। अब डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनके बारे में, लैंड के बारे में इन्होंने बोला इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल एंड परमानेंट। लैंड परमानेंट है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। फिर आरएल मैरिस बोलते थे मैक्सिमाइज द फर्म बैलेंस्ड ग्रोथ रेट, कि फर्म की ग्रोथ रेट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, मैक्सिमाइज करना बहुत। जहां जहां शुम्पीटर वहां वहां इनोवेशन, तो इनकी तो कहानी यही सेट होती है। एच ए सिमोन सेटिस्फाइसिंग बिहेवियर कंज्यूमर का बात करते थे। बॉमल भी इकोनॉमिस्ट थे, ये सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने का कॉन्सेप्ट देते थे। और 2 इकोनॉमिस्ट बेरले और मीन्स, ये बोलते थे मैनेजर एंजॉय डिस्क्रेशनरी पावर टू सेट गोल्स। इसके पास पावर है गोल सेट करने की, मैनेजर ही सेट करता है गोल। कुछ बोलते थे, कुछ बात तो ऐसी ही पता लग जाती है कि हाँ यार ये सच तो है ही, इनके लिखने से क्या हो गया। प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी, वही आ सकते हैं पेपर में। विलियमसन बोलते थे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, यानी एक फंक्शन है मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, इसको मैक्सिमाइज करने का कॉन्सेप्ट विलियमसन जी के द्वारा दिया गया। अगला आ जाओ जी, यही चैप्टर चल रहा है, साइट एंड मार्च की बात मैं बता चुका हूं, 5 गोल्स, प्रॉफिट के अलावा 4 गोल्स की बात करते हैं। डगलस और कॉब ने डगलस फंक्शन दिया। फ्रैंक नाइट की बात कर चुका हूं, प्रॉफिट की डेफिनेशन देते थे। आगे आ जाओ, चैम्बरलिन बोलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट अलग चीज होती है, सेलिंग कॉस्ट अलग चीज होती है। चैम्बरलिन ने बोला, सच्ची बात है, प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट दोनों डिफरेंट है। अब आ गए जी आपके चैप्टर नंबर 4 पे। हाँ ये 4 है आपका चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इससे पहले आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, अब चैप्टर नंबर 4 हो गया। यहां पर ओलिगोपोली का कॉन्सेप्ट स्टिगलर के द्वारा दिया गया। पॉल ए स्वीजी ने किंग्ड डिमांड कर्व बनाया, इन्होंने, इनका मॉडल था किंग्ड डिमांड कर्व। ओलिगोपोली में कैसा डिमांड कर्व होता है। कुर्नोट मॉडल इकोनॉमिस्ट कुर्नोट ने दिया था, यह बोलता था फर्म कंट्रोल वेरिएबल इज आउटपुट इन कंट्रास्ट टू प्राइस। स्टैकलबर्ग मॉडल भी था। देखो ओलिगोपोली के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास 4 मॉडल अवेलेबल है, एक किंग्ड डिमांड कर्व का, एक कुर्नोट, एक स्टैकलबर्ग, एक बर्ट्रांड मॉडल बर्ट्रांड इकोनॉमिस्ट ने दिया, स्टैकलबर्ग मॉडल स्टैकलबर्ग इकोनॉमिस्ट ने दिया। लेकिन इनकी कहावत अलग अलग थी। स्टैकलबर्ग बोलते थे लीडर कमिट टू एन आउटपुट बिफोर ऑल अदर फर्म्स, यानी लीडर ही सब कुछ डिसाइड करता है शुरू में, फिर जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो फॉलोअर्स और लीडर मतलब मान लो 4-5 फर्म है, एक फर्म ने डिसाइड किया तो 4 फर्म उसको फॉलो करेंगी, ठीक है। और बर्ट्रांड में बोलते थे प्राइस इज कंट्रोल वेरिएबल फॉर फर्म्स, यानी प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड ईच फर्म इज इंडिपेंडेंटली सेट्स इट्स प्राइस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कहता है कि अगर ओलिगोपोली में जितनी भी फर्म्स हैं, हर कोई फर्म अपने हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड कर सकती है। लेकिन लीडरशिप मॉडल दिया स्टैकलबर्ग ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात करता है। जैसे ही पहले किसी ने डिसाइड, मान लो पेप्सी और कोक है, अगर पहले पेप्सी ने डिसाइड कर लिया कि ये रेट होगा तो कोक उसके आसपास भटकेगी,
उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं रहेगी। होता ही ऐसे है, पेप्सी ने अगर 10 रुपए की बोतल बेचनी शुरू कर दी तो कोक 9 की नहीं बेचेगी या 11-12 की नहीं बेचेगी। 11-12 की बेचेगी तो कोक का नुकसान है, खरीदेगा नहीं कोई। और अगर 9 की बेचेगी तो कोक को नुकसान होगा, फिर पेप्सी को भी प्राइस कम करना पड़ेगा। ऐसे में दोनों में प्राइस वॉर छिड़ जाएगा। प्राइस वॉर यहां पर करते नहीं है, समझदार होती है फर्म्स। अगला जी 5वां चैप्टर नंबर 5, और ये आपके लिए लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, और इसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। फिर मुझे आपको ट्रिक्स के बारे में बताना है। देखो जी, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड के बारे में बताया कीन्स ने, इनोवेशन के बारे में शुम्पीटर ने, और फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड ये भी कीन्स ने यही बातें बताई हैं, तो दोनों सेम ही बात थी। निकोलस कार्लडोर कॉबवेब थ्योरी दे चुके हैं, और हॉटरेड ने बताया कि ट्रेड साइकिल इज मॉनेटरी फिनोमिनन। ये मैं पहले ही आपको बात बता चुका था, लेकिन आप बोलोगे बच्चों कि सर मैं याद कैसे करूं। भैया 21 मिनट की वीडियो है, 22 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर इतने सारे इकोनॉमिस्ट के नाम आ गए, बाबू आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसको जस्ट टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, और ये चीजें आपकी कॉपी में आप 2 बार लिख लोगे ना, बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान कैसे रहता है कि अब तुम कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अगर आपने 2 बार लिख लिया ना अपने हाथ से, तो आपको याद आ जाएगा क्वेश्चन के आंसर में ऑप्शन देखकर। ये हमारा दिमाग ऐसा है, रट्टा मत मारो इसको बस 2 बार लिख लिया आपने अपनी कॉपी में, तो आपको याद रह जाएगा। जब आपका पेपर होगा ना, या तुम प्रैक्टिस करोगे, आपको ध्यान रह जाएगा कि हां भाई इस चीज को मुझे इस इकोनॉमिस्ट के नाम से रिलेट करना है। जैसे जहां जहां इनोवेशन वहां वहां शुम्पीटर, जहां जहां वेल्थ वहां वहां एडम स्मिथ। ऐसी कुछ बातें याद रख लोगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। कॉब वेब किसने दिया, तो नाम ही इकोनॉमिस्ट थे, कॉब और वेब, है ना। किंग डी डिमांड कर, पॉल एसवीजी। तो ऐसे कुछ ध्यान रह जाएंगी आपको चीजें, रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन सामने आ जाएगा, जैसे होता है ना कि काफी सारी चीजें आप ध्यान रखते ही नहीं हो, लेकिन याददाश्त आ जाती है जब किसी को शक्ल देखते हो ना, ओहो इस बंदे को तो मैंने वहां देखा था, तो ऐसे करके याद आ जाता है जब क्वेश्चन की शक्ल देखोगे आप। तो ठीक है, ये तो एक तरीका है जिस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन अगर बच्चों आपके पास बीसी के नाम का जो सब्जेक्ट है, आप उसमें भी ऐसे ही कंफ्यूज होगी, सर उसमें भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नाम है, आप वो भी फिल्टर करके ले आओ, उसके अंदर तो बहुत कम है, तो वो तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वो भी चाहिए ना, तो फिर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो जितने ज्यादा बच्चे बोलेंगे फिर मैं उसके लिए भी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाता हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।